केंद्र सरकार ने विधानसभाओं के आकार में बदलाव के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों की विधानसभाओं के आकार में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। नए परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सके। सरकार का कहना है कि यह कदम जनसंख्या के अनुसार बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में पावर प्लांट हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा शोक जताया है। बुधवार को हुई दुखद घटना में जानमाल के नुकसान पर प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बिल को जल्दबाजी में पास किया ताकि जाति जनगणना जैसे अहम मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर गर्मा गया है और इस मुद्दे पर सियासी बहस भी तेज हो गई। बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट बंगाल के कालीगंज में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वहीं अब हर पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच जेपी नड्डा ने चेन्नई में भाजपा का घोषणा पत्र लोटस प्रॉमिस 2026 जारी किया। घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने 2000 की सहायता, साल में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और हर परिवार को 10,000 देने का ऐलान शामिल है। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां अपने अपने वादों और योजनाओं के जरिए मतदाताओं को साधने में जुट गई। वेस्ट बंगाल चुनाव में चुनावी मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, जहां महिला कार्ड सबसे पहले अहम रणनीति बनकर उभरा है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अपनी योजनाओं और कल्याणकारी स्कीम को आगे रख रही हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भी महिला मतदाताओं को साधने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। यह साफ है कि इस बार बंगाल की राजनीति में महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभा रही हैं और यही वजह है कि दोनों प्रमुख पार्टियां उनके मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में उतरी है। बंगाल में चुनाव को लेकर सुरक्षा और तैयारी दोनों ही मोर्चे पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने करीब 45% बूथों को सुपर सेंसिटिव घोषित किया है। संवेदनशीलता को देखते हुए इन बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची में भी बड़ा बदलाव हुआ है। स्पेशल सेंसिटिव रिवीजन के बाद करीब 91 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिसे चुनावी तैयारियों के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बंगाल में चुनाव से पहले हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। गली गली और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। हर संवेदनशील बूथ पर केंद्रीय बल लगातार रूट मार्च और एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। चुनाव खत्म होने के बाद करीब 500 कंपनियां सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगी। अगर किसी को डर, धमकी या किसी तरह की शिकायत हो तो तुरंत चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस का रोड मैप पेश करते हुए 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है। 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त इलाज, किसानों को सालाना 15,000 रुपए और 200 यूनिट फ्री बिजली, स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को पीजी तक पढ़ाई, साथ ही एआई और अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। रोजगार के लिए खाली पद भरने, इंटर्नशिप और एआई स्किल सेंटर की बात कही और महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का भी वादा शामिल है। भवानीपुर के साथ नंदीग्राम में भी चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में प्रवासी मजदूरों, खासकर मुस्लिम समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गलती का जोखिम न लें और याद रहे कि चुनाव के बाद काम के लिए उन्हें फिर बीजेपी शासित राज्यों में ही जाना पड़ सकता है। इस बयान पर हंगामा मच गया है। टीएमसी के उम्मीदवार पवित्र कर ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया।
अमित शाह वेस्ट बंगाल में चुनावी मोर्चा संभालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य में कई रैलियों को संबोधित करेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। चुनाव के बीच उनके दौर को काफी अहम माना जा रहा है, जहां वे जनता को साधने के लिए बड़े मुद्दे पर बात रख सकते हैं। नोएडा में मजदूरों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है। हजारों मजदूरों के प्रदर्शन के बाद न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए थे और कुछ जगहों पर वाहनों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थी। सरकार का कहना है कि ये कदम मजदूरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि स्थिति को जल्द सामान्य किया जा सके। यूनाइटेड स्टेट की ओर से ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी के बाद होर्मुज में तनाव गहरा गया है। इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर दिख रहा है। तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है, जिससे कई देशों की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में समुद्री मार्ग को हर हाल में खुला रखने पर जोर दिया गया ताकि वैश्विक आपूर्ति बाधित न हो। चीन ने होर्मुज में संयुक्त राज्य अमेरिका की नाकेबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। बीजिंग का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है और इससे तनाव और बढ़ सकता है। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान के साथ उसके व्यापार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा और अमेरिका की कार्यवाही को हालात बिगाड़ने वाला बताया है। इटली ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए रक्षा समझौता निलंबित करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 15 अप्रैल 2026 को यह फैसला लिया, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों में खटास के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल की नीतियों और हालिया हालात को लेकर इटली नाराज है। इसी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है। इस फैसले को बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2026 को बयान जारी कर कहा कि भारत पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता चाहता है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर नई हलचल दिख रही है। खबर है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच संभावित बैठक कराने पर विचार कर रहा है। अगर ये वार्ता होती है तो ये पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में यह एक अहम कदम साबित हो सकता है। भारत ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच रूस से तेल खरीद में बड़ा उछाल दर्ज किया है। मार्च महीने में भारत का कच्चा तेल आयात करीब 3 गुना बढ़ गया है, जिसके साथ ही भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक हालात लगातार बदल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्की छत मिले और किसी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि सम्मान और उम्मीद होनी चाहिए। सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और आत्मनिर्भर बन सकें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब का जीवन बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। अशोक मित्तल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ईडी ने जालंधर स्थित उनके आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले से जुड़ी बताई जा रही है। अशोक मित्तल हाल ही में आम आदमी पार्टी में राज्यसभा के डिप्टी लीडर बनाए गए थे। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश ने दूध उत्पादन के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। राज्य में दूध उत्पादन में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। यह सफलता पशुपालन क्षेत्र में किए गए सुधार, सरकारी योजनाओं और डेयरी सेक्टर के विकास का नतीजा है। सरकार लगातार डेयरी उद्योग को मजबूत बनाने पर काम कर रही है, जिससे किसानों और पशुपालकों को सीधा फायदा मिल रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।